अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ तनवीर अहमद गाज़ी हाज़िर खिदमत है। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें कोशिश करेंगे ख़ास तौर पर वो दोस्त जो तहसीलदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ओबलाइज किया जाए इसमें। और इसमें ख़ास तौर पर MCQs लैंड रेवेन्यू एक्ट जो तहसीलदार का पेपर नंबर 4 है उसको एड्रेस किया जाए। सो पेपर नंबर 4 आपको पता है काफ़ी जो है वो आजकल न्यूज़ में है कि पेपर नंबर 4 पहले PPSC का सिलेबस नहीं मौजूद था। बड़ा प्रिसाइज सिलेबस PPSC ने दे दिया हुआ और अब उसकी प्रिपरेशन के मुतालिक ये है कि उसका क्योंकि वन पेपर MCQs है, उसमें MCQs आने हैं आपके, और मोस्टली लोग जो है वो पढ़ रहे हैं उसको एक्ट को एज डिस्क्रिप्टिव। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए, उनको अपने टेस्ट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को, और इस तरह के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन मैनेज करने के लिए उनको MCQs की ज़रूरत है। तो इस वजह से हमने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। आज लेक्चर नंबर 1 है। इसके ऊपर हमारा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, उसके ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर लेक्चर्स भी अपलोड होते जाएंगे। ये पहला लेक्चर है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो इसके ऊपर ज़रूर हमें बताइएगा और फर्दर इसके ऊपर जो है वो लेक्चर हम बनाएंगे। इसमें इस तरह है कि ये पहले जो सीरीज़ है हमारी लेक्चर्स की, उसमें हम 67 का जो एक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसकी बात करेंगे। उसको वन बाय वन उसके MCQs डिस्कस करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे सेक्शन बाय सेक्शन चलते जाएंगे। लेकिन इसमें स्ट्रेटजी ये है हमारी कि इसमें MCQs को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें उसको नहीं जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डिस्कशन जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपको कि यहाँ पे इसकी एलेबोरेशन ज़रूरी है, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको साथ साथ एलेबोरेट कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बड़ी अच्छी लेक्चर सीरीज़ रहेगी। सो उम्मीद है कि आप लोग हमें फॉलो भी करेंगे, हमें सब्सक्राइब भी करेंगे, और हमारी ये वीडियोस जो हैं उसके ऊपर उसको कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि हमारी इसमें हौसला अफजाई होती रहे और फर्दर फ्यूचर में हम डिफरेंट वीडियोस को बनाते रहें। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मैंने आपको जैसे मेंशन कर दी है कि हम डिफरेंट तरीक़ों से देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। सो द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन द ईयर ऑफ। पहले बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें जो मेथड है जो हमने अडॉप्ट किया है, इसमें इस तरह करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पहले बेसिक से लेके चलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ आपको डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट MCQs की शक्ल में आपको फर्दर लेके जाएंगे। सो पंजाब का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये 1967 में आया, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले देखें तो 1887 में एक एक्ट आया था जो पाकिस्तान बनने से पहले आया था। सो जब तक 1887 का एक्ट मौजूद था उस वक़्त तक ये डिफरेंट ज़मीनों के ऊपर और बाकी जो मामलात थे वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन 1967 में इन द रेन ऑफ अयूब खान एक रेवेन्यू एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं पंजाब रेवेन्यू एक्ट। सो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बताएं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो इन्फोर्स किया गया था पंजाब में, वो किस साल में इन्फोर्स किया गया था। अगर आप आगे जाके देखेंगे डिफरेंट तरह के इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे कि बताइए वो कौन सी डेट को पास किया गया था। सो इट वाज पास्ड इन 1967, बट डेट थी आपकी 7 दिसंबर। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। एक तो उसकी डेट कौन सी थी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की, और उसके बाद आपका ईयर कौन सा था। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो इसमें आप देखेंगे कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो 1887 में मैंने जैसे आपको मेंशन किया है कि पहले पंजाब में पहले जो पाकिस्तान बनने से पहले 1887 का लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो लागू था, वो इन्फोर्स था। लेकिन उसके बाद 1967 का एक्ट आ गया पंजाब में। क्या
इस तरह के एक्ट जो है वो दूसरे सूबों में भी आए थे डेफिनेटली। उसमें सिंध के अपना एक्ट था और उसके बाद बलूचिस्तान का था, केपीके का था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्ट अगर सारे सामने रखें, इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। इसमें मोस्टली मैं कहता हूँ कि कोई राउंड अबाउट 80-85% जो एक्ट है वो सिमिलर है। इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं। पंजाब ने अपने हिसाब से उसको उन चीज़ों को चेंज किया और केपीके ने उन चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज किया। तो जैसे एक मुझे टर्म याद है कि EDOR, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, ये पंजाब में बोला जाता था पहले कमिश्नर को। ठीक है जी, कमिश्नर को पंजाब में ये बोला जाता था। अब जो है वो चेंज हो चुका है, EDOR सिस्टम चेंज हो गया है और लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी मेरा ख्याल है इसको चेंज कर दिया गया है और वहाँ पे अब कमिश्नर का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये EDORs का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, उसको चेंज कर दिया गया। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन विच प्रोविंस। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो कहाँ पे कि सूबे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, वो आपका पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। फर्दर आए जी, इसी तरह उसी सेक्शन को अभी हम चैप्टर 1 की ही बात कर रहे हैं और चैप्टर वाइज MCQs को करेंगे। सो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वॉज, यहाँ पे पीछे आइए ज़रा, पंजाब जस्ट अ मिनट जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वॉज डैश नंबर ऑफ एक्ट ऑफ 1967। 1967 में जो एक्ट आया है उसमें देखेंगे ना कि 1967 में बहुत सारे और भी एक्ट हो सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल कोई, मैं वैसे बात करने लगा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो नहीं आया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो आपको पता है 1948 में आया था और इस तरह के दूसरे एक्ट्स, फॉर एग्जांपल सिविल प्रोसीजर कोड आ जाता है जी। 1967 में पहला एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड आ गया, FIA का एक्ट आ गया। वैसे बातें कर रहा हूँ, FIA का एक्ट 1974 में आया था। वैसे अगर हम समझें कि ये सारे एक्ट्स आते जा रहे हैं तो 1 नंबर पे सिविल प्रोसीजर, 2nd पे FIA एक्ट और इस तरह चलता गया और 17th नंबर पे 1967 में जो 17th नंबर पे जो एक्ट था वो आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 था। सो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1967 में जो लैंड रेवेन्यू एक्ट था उसका नंबर कौन सा था। सो उसका नंबर था आपका 17A, ऑप्शन आपकी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 4। अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होनी हो जाएंगी और आपको मेरा ख्याल है कि इसके बारे में अंदाज़ा भी होता जाएगा। अभी सेक्शन 1 पे ही बात कर रहे हैं, जो प्रीलिमिनरी सेक्शन है उसी की बातें। द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाज प्रोमलगेटेड इन पंजाब फॉर द पर्पस ऑफ। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, ये सिर्फ और सिर्फ इसके चंद एक मकासद हैं। जैसे उसमें जो मेन मकसद है वो है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन क्या कि जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उनके ऊपर जो काश्तकार हैं उन्होंने फसलें उगाई हैं और उन फसलों से वो प्रॉफिट लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये इसी गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किया, बल्कि ये सब कॉन्टिनेंट से, अंग्रेज़ों से, और उसके बाद आपको पता है टोडरमल ने यह सारा सिस्टम स्टार्ट किया था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती है और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के रेवेन्यू ऑफिसर उनको अपॉइंट किया जाता है। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है उसका मेजर जो मकसद है वो रेवेन्यू कलेक्शन है। अब यहाँ पे देखें, ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आपको बंदे की ज़रूरत है कि कौन सा बंदा जाके रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, और उसके बाद आपको ये भी ज़रूरत है कि पता होना चाहिए कि किस बंदे से करना। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास ज़मीन ही नहीं है, एक बंदे के पास 100 कनाल ज़मीन है, तो एक के पास ज़मीन ही कोई नहीं है। तो आप कहें कि 100 कनाल वाले को छोड़ जाएं और जिसके पास ज़मीन नहीं उसको जाके कहें कि रेवेन्यू टैक्स दें, तो वो तो नहीं देगा आपको। तो इस मकसद के लिए ये लैंड रेवेन्यू एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को मेंशन करता है। जैसे जी लैंड रेवेन्यू एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है, किस मकसद के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट इन्फोर्स किया गया था। एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इस तरह कि जिस बंदे ने जाके किसी दूसरे बंदे से टैक्स लेना है उसकी अपॉइंटमेंट तो होनी चाहिए। ये रेवेन्यू ऑफिसर से मेरी मुराद ये है, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर अगर हम देखें पंजाब में तो सबसे बड़े जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो हमारे
SMBR साहब होते हैं, SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो कमिश्नर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो आपके कलेक्टर्स। अब कलेक्टर्स के बारे में कुछ लोग परेशान होते हैं कि ये कलेक्टर्स पता नहीं कौन होते हैं। अगर इनको दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो ये कलेक्टर्स आपके DC होते हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर्स। और उसके बाद देखें नीचे तो 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें हम कहेंगे असिस्टेंट कलेक्टर AC फर्स्ट, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, और उसके बाद आपके असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट जो है उसको हम तहसीलदार कहते हैं, और इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड उसको हम नायब तहसीलदार कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि AC का यहाँ पे वर्ड ही नहीं आया। सो आप जब रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है, तो उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो क्यों नहीं आए, या बाद में डाला गया, या ये जो हमारे ADCR हैं वो क्यों नहीं आए, या एडिशनल कमिश्नर्स हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे आए। तो उसके बारे में इंशाल्लाह उस चैप्टर में बातें करेंगे। फिलहाल ये है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के लिए प्रोमलगेट किया गया, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए प्रोमलगेट किया गया कि किस बंदे से कितनी कलेक्शन करनी है, और उसके बाद किस बंदे से करनी है, यानी कि उस बंदे से कम से कम करनी है जिसके पास कोई ना कोई ज़मीन हो, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। सो रिकॉर्ड की मेंटेनेंस के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, दूसरा है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यूज, और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है कि कौन किस ज़मीन का मालिक है। इसको हम सादा से अल्फाज में, मैं अगर उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स ना करूं तो आपको ये बताऊंगा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट का मतलब है कि किस ज़मीन का कौन मालिक है। सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ठीक है। लैंड रेवेन्यू एक्ट इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे फंक्शंस के लिए, इन सारे कामों के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रिलेट्स विद। किसके साथ इसको रिलेट किया जाता है, किस नाम से इसको याद किया जाता है? चैप्टर नंबर 1 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज नेम्ड एज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आपका प्रिलिमिनरी होता है, इसका नाम, इसका टाइटल चैप्टर नंबर 1 का वो प्रिलिमिनरी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका वो डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पे एस आएगा, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, और इस तरह आगे आगे आपका चलता जाएगा। सो ये चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 आपका डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, चैप्टर नंबर 3 आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सो ये सादा सा क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका, लैंड रेवेन्यू एक्ट विच इज़ इन्फोर्स्ड इन पंजाब इज कॉल्ड एज। ये हमने वैसे पहले बात कर ली हुई है कि पंजाब के अंदर जो लैंड रेवेन्यू एक्ट इन्फोर्स किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कौन सा लैंड रेवेन्यू एक्ट है? क्या वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है? इसको ये बोला जाता है, क्या इसका ये टाइटल है? नहीं, इसको ये नहीं कहा जाता, इसको बोला जाता है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये इसमें देखिएगा ज़रा कि अगर आपको आ जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो ऐसे नहीं है, इसमें पंजाब का वर्ड आना चाहिए, क्योंकि इसके टाइटल में जब आप देखेंगे जो आपका सेक्शन नंबर 1 है उसमें जो टाइटल कमेंसमेंट और जो उसकी है एक्सटेंशन के कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट होगा, उसमें मेंशन किया गया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है जी, सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी ठीक है, बोथ ऑफ दीज ऑप्शन आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। अब है जी इसकी एक्सटेंशन कि ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और कहाँ पे नहीं होगा। दी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक्सटेंड्स टू डैश एरियाज ऑफ पंजाब। क्या ये हिली एरियाज के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? मसलन मैं फॉर एग्जांपल मरी का कह देता हूँ कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 मरी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद क्या ये इस्लामाबाद के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, या क्या ये डीजी खां के जो एरियाज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है, या ये जो केपीके के एरियाज उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, ये सारे पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब इस्लामाबाद को तो यहाँ से निकाल दें क्योंकि वो पंजाब का पार्ट नहीं है, मरी को डाल दें इसमें क्योंकि वो पंजाब का पार्ट है, डीजी खां भी पंजाब का पार्ट है। क्या केपीके के ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967
पंजाब वाला इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये कहेंगे कि पंजाब का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो सारे पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उसमें कुछ सर्टन जो लैंड्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, सर्टन एरियाज हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, लैंड्स को भी और एरियाज को भी। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, कौन से एरियाज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता और कौन सी लैंड्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि दिस एक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। किन एरियाज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा? हमने पहले पढ़ा कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पूरे के पूरे प्रोविंस के ऊपर, पूरे के पूरे पंजाब के ऊपर, होल ऑफ पंजाब। क्या अगर यहाँ पे होल ऑफ पंजाब है तो फिर यहाँ पे तो ये आना ही नहीं चाहिए था कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सो उसी सेक्शन में नीचे लिखा हुआ एक्सेप्ट दी ट्राइबल एरियाज, एक्सेप्ट दी ट्राइबल एरियाज के ऊपर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं जी कि कौन सी ज़मीनें ऐसी हैं जहां पे लैंड रेवेन्यू एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, यहाँ पे लैंड्स कहना चाहिए था, वैसे एरिया का वर्ड यहाँ पे ज़रा वो उसके साथ मुमासलत कर जाता है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पे लैंड्स लिखा जाए तो मेरा ख्याल है मुनासिब वर्ड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसकी जो एक्ट की प्रोविजंस हैं, कौन सी ऐसी लैंड्स हैं जो इसके अंडर नहीं आती। अब देखें, बेसिक जो मकसद था रेवेन्यू एक्ट 1967 का, वो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो था रेवेन्यू कलेक्शन। अब मुझे ये बताएं, किसी विलेज के अंदर जहां पे आबादी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आबादी है, तो क्या इसके अंदर को फसल काश्त की जाती है? यहाँ पे तो लोगों के घर होते हैं, यहाँ पे बाजार होते हैं और इस तरह की यहाँ पे दुकानें होती हैं और इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे किसी किस्म की फसल काश्त नहीं की जाती। तो इस वजह से जो साइट ऑफ विलेज होता है, जो गांव का एरिया होता है, जो आबादी होती है, आबादी दे इसको बोला जाता है वर्ड इसके लिए स्पेसिफिकली, तो इसको वहाँ पे आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसके बाद कब्रिस्तान, अगेन आइए, आपका मेन मकसद था लैंड रेवेन्यू एक्ट का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन क्या रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से करनी है? जहाँ पे फसल होगी। तो ग्रेवयार्ड के ऊपर, यानी कि आपके कब्रिस्तान में कोई फसल होती है? नहीं होती। वाटर कोर्स आपके जितने ये आपके फॉर एग्जांपल रिवर है, आपका कोई इस तरह की कोई नहर है या इस तरह कोई और है, तो वहाँ पे कोई कुआं है, तो वहाँ पे तो किसी किस्म की फसल काश्त नहीं होती। तो इस वजह से ये एरियाज, ये सर्टन लैंड्स जो है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस एक्ट से। सो इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अभी हमने देखा हु कैन एक्सक्लूड सम एरियाज ऑफ लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। हमने देखा कि जैसे वो हमने ग्रेवयार्ड को निकाल दिया था, जैसे हमने उसमें साइट ऑफ विलेज को निकाल दिया था क्योंकि एक्ट कह रहा था उसमें, तो ये किसने निकाला है या इसके अलावा भी कोई निकालना चाह रहा है? फॉर एग्जांपल हमने किसी मुल्क के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना वाला जो सी पैक का मामला चल रहा है, तो सी पैक के लिए हमने कोई ज़मीन दी है चाइना वालों को, तो अब हम ये चाइना वाले चाह रहे हैं कि हमसे टैक्स ना लिया जाए क्योंकि हम तो वहाँ पे काश्तकारी नहीं कर रहे, लेकिन ज़मीन आपकी ज़रूरी है, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो यानी कि किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे हो सकता है और आपको वहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना होता। अब ये कौन कहेगा आपको? जो रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो आपके कलेक्टर्स हैं या कमिश्नर्स हैं या असेंबली, तो उनको ये बताना है कि ये सर्टन एरिया जो है इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या इसको एक्सक्लूड किया हुआ है या इसके ऊपर इसको छोड़ा हुआ है। तो ये कौन करेगा? ये कौन एक्सक्लूड करेगा? ये बात है, क्वेश्चन ये है आपसे। सो हु कैन एक्सक्लूड सम एरियाज ऑफ लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, जहां पे ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्टेन एरियाज हैं उनको एक्सक्लूड कर सकता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख दूं, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ कौन एक्सक्लूड करेगा? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्सक्लूड करता है।
ठीक है, यहाँ पे बोथ ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं करती, गवर्नमेंट सिर्फ अप्रूव करती है कि इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है ये सर्टेन एरिया इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट से बाहर निकाल दिया जाए, इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट इंक्लूड इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सो ये कौन निकाल सकता है? ये आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निकाल सकता है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है जो हेडक्वार्टर है सारे के सारे पंजाब के रेवेन्यू का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका लाहौर में है। ठीक है, वहाँ पे पंजाब का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर है वो वहाँ पे बैठते हैं, जैसे जिसका मैंने स्टार्ट में नाम लिया SMBR। सो SMBR साहब वहाँ पे बैठते हैं और सारे के सारे पंजाब के जो रेवेन्यू के मैटर्स हैं उसको डील करती हैं। और सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो SMBR, और सबसे छोटा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो आपका नायब तहसीलदार। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है कि रेवेन्यू हायरार्की में, क्योंकि 6 टाइप के ऑफिसर्स हैं, 6 कैटेगरीज है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उसमें मैं आगे मेंशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 में जाके कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़े SMBR और सबसे छोटे जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो हमारे नायब तहसीलदार। उसके बाद आए एग्रीकल्चरल ईयर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। ये जो कलेक्शन होती है रेवेन्यू की, क्या ये जनवरी से स्टार्ट हो जाती है या कब स्टार्ट होती है? सो एग्रीकल्चरल ईयर रेवेन्यू में मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। सो एग्रीकल्चरल ईयर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो स्टार्ट होता है जी आपका 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई। अच्छा, अगर इसको कोई चेंज करना चाहता है, उसी एक्ट में उसी सेक्शन में ये भी मेंशन किया गया कि अगर कोई बंदा इसको चेंज करना चाहता है तो कलेक्टर लिख के भेजेगा किसको? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी इजाज़त देगा और ये डेट चेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस में देखें तो प्रैक्टिस में आपका ईयर जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। तो आपने अगर MCQs आता है तो आप इसको इसी को ही टिक करेंगे 1 जुलाई को। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। अब देखें यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हैं इस मामले में कि ये जो लैंड रिकॉर्ड जिसको पेलरा बोला जाता है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पेलरा, या हमारा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है, आपका पेलरा जो है वो एक अलग चीज़ है। पेलरा एक अथॉरिटी है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए से उन्होंने एक निज़ाम, कंप्यूटराइज निज़ाम जो है वो लेके आए हैं और वहाँ पे ज़मीनें सारी कंप्यूटराइज कर दी गई हैं, वहाँ से फ़र्दे और इंतकाल होते हैं। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक डिफरेंट, ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करते। मतलब आपको ये पेलरा वाले ये ज़मीनों के ऊपर जाके, या जो आपके मज़ारे हैं या जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनसे ये नहीं रेवेन्यू कलेक्शन करते। सो पेलरा एक डिफरेंट एंटिटी है, एक अथॉरिटी है। इसको 2017 के एक्ट के तहत बनाया गया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक अलग है जिसने ये तहसीलदार आते हैं, जिसमें सारे आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, और उसके बाद इसमें पटवारी आता है, और कानून गो जिसके लिए स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है कानून गो। सो कानून गो वर्ड भी ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वर्ड है कानून गो। सॉरी, यहाँ पे लिखें इसको कानून गो। ठीक है, कानून गो का जो वर्ड है ये असल में आप आगे जाके एक्ट में भी पढ़ेंगे, कानून गो होता है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिफरेंट है पेलरा से। पेलरा जो है वो किस एक्ट के तहत आया था? पेलरा एक्ट के तहत आया था 2017 में। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखें तो इसने भी अपना सारे का सारा जो निज़ाम है उसको कंप्यूटराइज कर दिया हुआ है। उसकी वाज़ेह मिसाल है कि ये रिसेंटली जो पटवारीज़ की रिक्रूटमेंट की गई है, ये सारे पढ़े लिखे पटवारीज़ हैं और इनके पास डिप्लोमास है कंप्यूटर के, और इनकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की गई है। और आजकल DMM दही मरकज़ माल सिस्टम ये आपका चल रहा है, और ये पटवारी फर्दर जो अपने मैटर्स हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन के मैटर हैं, या आपके फ़र्द के कोई मैटर है, या इंतकाल का कोई म्यूटेशन, इसको जो है ना वो ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम वही है जो पेलरा ने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। आजकल इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़े बेहतरीन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं वो इस सर्विसेज में मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होते हैं? अब देखें जी, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ये है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी ज़मीन है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 केनाल ज़मीन है, 100 केनाल 10 मरले। ठीक है, ये मेरे पास ज़मीन है जी। अब और मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, जो असेसमेंट की गई वो टैक्स लगाया जी आपके ऊपर 30,000 का टैक्स है। मैंने कहा ठीक है, मेरे ऊपर 30,000 का टैक्स है। मैंने ऐसे किया, मैंने जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स की जा सकती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंस्टॉलमेंट कर सकता है,
कलेक्टर कर सकता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो मैंने इंस्टॉलमेंट करवाई कि मैंने 20,000 रुपये उनको दे दिया, 20,000 दे दिया, रिमेनिंग 10,000 अब मेरे ज़िम्मे है। अब ये जो 10,000 मेरे ज़िम्मे है, जो बकाया जाता है, इसको बोला जाता है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर इसको हम सादा अल्फाज में कहें तो जो किसी पर्सन के, किसी ज़िम्मेदार के ज़िम्मे जो बकाया जात होते हैं, जो बकाया जात होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये लैंड रेवेन्यू के एरियर्स हैं, बकाया जात। ठीक है। सो जो ज़िम्मे उनके बकाया जात, उनको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू के एरियर्स। और ये कौन से बकाया जात? वही बकाया जात जो अनपेड ड्यूज़ होते हैं। ये तो नहीं होता कि पेड ड्यूज़ और बकाया जात भी हों, ऐसे नहीं होता। सो अनपेड ड्यूज़ जितने हैं वो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स होते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ मीन बाय असेसमेंट सर्कल। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं मेंशन करता जाऊँ। एक तो ये है कि सर्कल क्या होता है, और असेसमेंट बाद में देखते हैं। सर्कल देखें, आपने सुना होगा मौज़े के बारे में, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, मौज़ा, मोहाल और इस तरह की चीज़ें, बेसिक टर्म्स जो हैं ये लैंड रेवेन्यू की, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो जारी करता हूँ। आप लोग उसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। सो मौज़ा, मोहाल ये होते हैं। अब अगर इसको मैं कहूँ, फ़िलहाल मैं इसको मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको पता है, शायद में भी आपको पता भी हो कि मौज़ा जो है ना उस वक्त तक नहीं बनता जब तक उसके पास अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं होता, रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट। अब ये क्या होता है? ये लंबी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, थोड़ी सी स्टार्ट में मेरा ख्याल इनको बताना ज़रा मुश्किल है, मैं आप लोगों को समझा भी नहीं पाऊँगा और मेरा ख्याल आप लोगों को इसकी समझ भी नहीं आएगी। फ़िलहाल ये समझें कि ये जो सर्कल होता है ना, इसमें मौज़ा फ़िलहाल समझ लें ये गाँव होता है। वैसे हर गांव मौज़ा नहीं होता। फ़िलहाल हम इसको समझेंगे कि गांव जो है वो एक मौज़ा है। आगे जाके चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मेंशन होंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मौज़े में, गांव में, मोहाल में क्या फ़र्क होता है। सो फ़िलहाल समझें गांव एक मौज़ा है, और अगर हमको 5, 7 या 8 गांव मिला के उसका एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू सर्कल। सो मौज़ा, मोहाल, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू स्टेट, ठीक है, रेवेन्यू स्टेट। सो रेवेन्यू स्टेट क्या होती है? ये आपका मौज़ा, मोहाल होता है। सो अगर ग्रुप ऑफ रेवेन्यू स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब एक रेवेन्यू स्टेट में फॉर एग्जांपल 10 गांव हैं, 10 गांव एक रेवेन्यू स्टेट में है, ठीक है, मैं इसको RE लिख देता हूँ, रेवेन्यू स्टेट, उसमें 10 गांव हैं। एक और रेवेन्यू स्टेट है, उसमें 15 गांव हैं। तो इनको मिला के आपस में हम कहेंगे कि ये एक क्या बन गया? ये एक बन गया आपका सर्कल, ठीक है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आपको इतना ही समझना है, आगे जाके इंशाल्लाह फर्दर इनकी एलेबोरेशन हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा गांव में, मौज़े में, मोहाल में, रेवेन्यू स्टेट में क्या फ़र्क होता है। सो असेसमेंट सर्कल क्या है? असेसमेंट सर्कल ये समझें जी कि ये ग्रुप ऑफ रेवेन्यू स्टेट होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेवेन्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके बारे में मैंने बात की है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हेडक्वार्टर है, जो पंजाब में जितने रेवेन्यू के मैटर्स हैं वो वहाँ पे बैठ के डील किए जाते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस एक्ट के तहत बना था? आपको पता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सबसे बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? वो SMBR, ठीक है। और सबसे छोटा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कौन सा? जैसे मेंशन कर दिया हुआ है, वो आपका नायब तहसीलदार। सो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हेडक्वार्टर था लाहौर में, ये किस एक्ट के तहत बना था? ये एक्ट के तहत बना था जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, इसका दूसरा नाम भी है वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1967 या वेस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। तो ये आप देख लीजिएगा इसका एग्जैक्ट नेम क्या है। वैसे मेरा ख्याल है कि इसका नाम है वेस्ट रेवेन्यू एक्ट 1957, क्योंकि उस वक्त आपको पता 1 यूनिट होता था, ईस्ट और वेस्ट होता था। देन 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया हमसे, तो वो पाकिस्तान अलग बन गया, वो बांग्लादेश बन गया, तो फिर ये 1 यूनिट वाला सिस्टम वेस्ट और ईस्ट वाला ख़त्म हो गया। देन फिर हम वो लेके आए अपने 1967 का एक्ट और इस तरह की बाकी चीज़ें, ठीक है जी। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1957 के एक्ट के मुताबिक बनता है। और ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है क्या? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी, हम समझेंगे कि जो किसी भी सूबे की रेवेन्यू के मैटर में सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होती है। और सबसे छोटी अदालत कौन सी होती है? सबसे छोटी अदालत आपकी नायब तहसीलदार की अदालत होती है। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी सिविल कोर्ट्स होती हैं, उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स आती हैं, जैसे सेशन कोर्ट होती है, और उसके बाद आपकी हाई कोर्ट होती है। किसी भी सूबे में सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है। लेकिन इसी तरह किसी भी सूबे में सबसे बड़ी जो रेवेन्यू कोर्ट होती है
वो आपकी SMBR की कोर्ट होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी, चलें आज के 15 क्वेश्चंस थे, इंशाल्लाह फर्दर भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करवाएंगे